लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द की तरह कार्य नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हु लगा देंगे हम कर्स के पड़ोस में। आज जो हमारा क्लास है एडजेक्टिव क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना। नाउन क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज एडजेक्टिव क्लास के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। एडजेक्टिव क्लास हमारा जिस प्रकार से एडजेक्टिव विशेषता बताता है, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव क्लास भी किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। जरा से एक सेंटेंस द्वारा समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ मैन, द मैन वाज ब्लाइंड। हमारे पास ये सेंटेंस लिखे दो। अगर इसको हम सिंपल बनाते तो हम एडजेक्टिव के प्रयोग से सिंपल क्या बना देते, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। अगर इसी वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स बनाते, तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते समय क्या करते, हम लिखते आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लाइंड शब्द था ये विशेषण का कार्य कर रहा था। काहे का कार्य कर रहा था, विशेषण का। और हमारा ये हु वॉज ब्लाइंड, ये विशेषता किसकी बता रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये काहे के रूप में, क्लास के रूप में। तो ये जो हमारा हु वॉज ब्लाइंड है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। तो इसी क्लास की सहायता से हमें आज कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो आपको बता देते हैं एडजेक्टिव क्लास में और क्या क्या खासियत होती हैं जिससे हम जान सके कि एडजेक्टिव क्लास ये चीज़ें होती हैं। मैं लिख देता हूँ जल्दी से। एडजेक्टिव क्लास की और क्या खासियत है देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लास चूंकि एडजेक्टिव की तरह करता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह कार्य कर, विशेषण की तरह कार्य कर रहा है तो या तो जिसकी विशेषता होता है उसके आगे होगा या उसके पीछे होगा। तो चूंकि एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है अतः इसे उस संज्ञा के आसपास ही लिखना चाहिए जिसके लिए उसे लगाते हैं। यह पॉइंट बहुत आवश्यक है, आगे बताएंगे कि क्यों इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी चीज, एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम, हिंदी में अगर कहें रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, हुम, हुज इत्यादि से, अथवा रिलेटिव एडवर्ब संबंध सूचक क्रिया विशेषण व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि से प्रारंभ होता है। लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द की तरह कार्य नहीं करेंगे। इनका हिंदी अर्थ जो, जब, जहां, जिसे, जिसको इस प्रकार से आएगा। फिर क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब, इनका हिंदी अर्थ जा अक्षर से प्रारंभ होता है। जैसे जो, जब, जहाँ, जिस स्थान पर, जिसे, जिसका, जिस कारण, जिसलिए, जिस समय इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है। तो हमें इस हिसाब से कनेक्ट करना है कि हमारा हिंदी में अगर हम कनेक्ट करें तो ये जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। यहाँ पे अगर हिंदी अर्थ निकालें तो आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। देखिए जो शब्द आ गया, ठीक, जो शब्द। या मैं लखनऊ गया जहाँ मैंने चिड़ियाघर देखा, मैं लखनऊ गया जहाँ मैंने चिड़ियाघर देखा। तो जाहिर सी बात ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम दो वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। हम इसका प्रयोग कब करते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि हमें एडजेक्टिव क्लास के द्वारा उसका प्रयोग करना होगा, वो भी मैं लिख देता हूं। ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कब करते हैं और वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। मैंने उसके लिए भी पूरा रूल आपके सामने लिख दिया है ताकि आपका समय नष्ट न हो, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। जब हमारे पास कोई दो या अधिक वाक्य लिखे हों, उनमें से कोई एक ऐसा वाक्य हो जो दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट कर रहा हो, तो विशेषता बताने वाले वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। मैं यहाँ पे वाक्य लिख लेता हूँ, ठीक, जैसे लिखा हुआ है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरे पास एक घड़ी है, यह बहुत सुंदर है। तो क्या करता है, देखिए जब हमारे पास कोई दो या अधिक वाक्य लिखे, दो वाक्य लिखे हुए हैं और उनमें कोई एक ऐसा वाक्य हो जो दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन, इसमें क्या था, ये प्रोनाउन ये था और नाउन क्या था, वॉच, घड़ी। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है, ये इट किसके लिए लगा हुआ है, घड़ी के लिए, और घड़ी की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है। तो क्या कहा, एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करा, तो विशेषता बताने वाले वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। तो यानी कि हमें एडजेक्टिव क्लास बनाना होगा किसका, इस वाक्य का हमें एडजेक्टिव क्लास बनाना होगा। फिर क्या कहता है, जुगाड़ क्या लिखा हुआ है, जुगाड़ भी देख लेते हैं। ये तो हमने एक तरीका बता दिया, जुगाड़ क्या लिखा। दोनों वाक्यों में देख लेना चाहिए कि कौन सी संज्ञा ऐसी है जो दोनों वाक्यों में कॉमन है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है, क्या आई कॉमन है, नहीं, आई तो ये इट है, ये आई है। हैव कॉमन है, नहीं, ये तो संज्ञा ही नहीं है, ये तो प्रोनाउन है, ठीक। ए वॉच
क्या ये कॉमन है? वॉच। वॉच के लिए इसमें क्या लगा हुआ है? इट। वॉच के लिए इसमें क्या लगा हुआ है? इट। हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है? वॉच लगा हुआ है, वॉच लगा हुआ है। वॉच के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इट। और वॉच की विशेषता क्या बताई जा रही है? ब्यूटीफुल। तो देख रहे जो कॉमन हो, ज़्यादातर एक में नाउन हो तथा दूसरे वाक्य में क्या हो? वही नाउन प्रोनाउन के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे ये नाउन के रूप में था और इधर ये काहे के रूप में था? प्रोनाउन के रूप में। तो हमें इसी प्रोनाउन को हटाना होगा, इसको हटाना होगा और उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब लगाना होगा। आई हैव ए वॉच, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे पास एक घड़ी है, बहुत सुंदर है। अगर हम हिंदी में जोड़ें तो क्या कहेंगे? मेरे पास एक घड़ी है जो बहुत सुंदर है। ठीक। वस्तु के लिए जो लगाना है तो लगेगा क्या? विच। आई हैव ए वॉच। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई हैव अ वॉच। मेरे पास एक घड़ी है। which is very beautiful, which is वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर है। मेरे पास एक घड़ी है जो बहुत सुंदर है। तो देखिए हमारा ये जो ब्यूटीफुल वाला हिस्सा था ये एडजेक्टिव क्लास का बन गया और किसकी विशेषता रहा है? वॉच की। और वॉच के पड़ोस में लग गया आई हैव ए वॉच विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जब भी हमें ध्यान क्या रखना है, विशेष ध्यान क्या रखना है, जब भी हम एडजेक्टिव क्लास लगाएंगे तो उसके पड़ोस में रखेंगे जिसके लिए उसे लगा रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखिए कि हम जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब लगाएं उसे हमेशा उस शब्द या संज्ञा के ठीक पड़ोस में लिखें जिसके लिए उसे लगाते हैं। जैसे वॉच के लिए अगर हमने व्हिच लगाया तो उसके ठीक पड़ोस में लिखा, इसके बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको देख लेते हैं जरा सा। लिखा है आई सा अ मैन यस्टरडे। मैंने कल एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। मैंने कल एक आदमी देखा, वो अंधा था। अगर हमें कह देते हैं मैंने कल एक आदमी देखा जो अंधा था, जो व्यक्ति के लिए लगेगा क्या लग जाएगा? हु। तो अगर हम सेंटेंस बना दें आई सा ए मैन यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, अगर हम यहाँ पे हु लगा दें, हु वाज ब्लाइंड कर दें, आई सा ए मैन यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यस्टरडे के पड़ोस में क्या आ गया? हुआ गया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो फिर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास एक बाध्यता थी कि हम इस हिसाब से बनाएं कि जिसके अगर हु को लगा रहे हैं तो किसके पड़ोस में आना चाहिए? मैन के पड़ोस में। बीच में बाधा किसकी है? यस्टरडे को। यस्टरडे को उठा के हम यहाँ पे लिख दें आके। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटेंस को लास्ट में, तो आई सा ए मैन हु वॉज ब्लाइंड यस्टरडे, मैंने एक आदमी देखा जो कल अंधा था, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अनर्थ निकलेगा। जो कल अंधा था क्या उसकी आंखें बार बार बदल जाती? नहीं। तो अगर हम सेंटेंस लिख देते हैं आई सा ए मैन हु वॉज ब्लाइंड यस्टरडे, तो सेंटेंस हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख देते हैं आई सा ए मैन यस्टरडे हु वॉज ब्लाइंड, तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि यस्टरडे के पड़ोस में आ गया हु। हमें हु लगाना किसके पड़ोस में था? मैन के पड़ोस में। तो सेंटेंस हमारा सही क्या बने जाके? यस्टरडे यस्टरडे आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, कल मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। तो ये सेंटेंस हमारा ये बनेगा जाके। ये हमारा सेंटेंस सही हुआ, जो मैन के पड़ोस में हु लग गया, हमारा अर्थ भी सही आ गया, हमारा अनर्थ भी नहीं निकला। तो अभी जैसे मैंने बताया व्यक्ति के लिए जो लगेगा, वस्तु के लिए व्हिच लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं किसके लिए कौन सा शब्द लगता है, वो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ जिससे हिंट भी बता दूंगा किसके लिए कौन सा शब्द लगता है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए कौन सा शब्द लगता है। हाँ, तो अब देख लेते हैं। मैंने ये शब्द लिख दिए जो हमारे कुछ विशेष जरूरी शब्द पढ़ेंगे जिनकी सहायता से हम अपना एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था जो व्यक्ति के लिए लगता है तो क्या लगता है? हु। तो ये शब्द आप भी जान लीजिए। जो यदि व्यक्ति के लिए लगाना है तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हु। लेकिन यहाँ पे ये कौन का कार्य नहीं करेगा, ये बीच में कनेक्ट कर रहा है, हमारा एक एडजेक्टिव क्लास बना रहा है। तो जो का काम करेगा, जैसे मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था, जो जिसे वस्तु के लिए लगेगा तो क्या लगा देंगे? व्हिच। जिसका अगर व्यक्ति के लिए लगा है तो हुज, जिसे जिसको व्यक्ति के लिए लगा है ऑब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा? हुम। जिस स्थान पर, हालांकि इनका प्रयोग जब बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़्यादा आएगा। जिस स्थान पर या जहाँ स्थान के लिए लगेगा तो क्या हो जाएगा? वेयर। जिस समय या जब समय के लिए लगेगा तो क्या हो जाएगा? व्हेन। जिसलिए, जिस कारण, ये कारण के संदर्भ में प्रयोग होगा तो क्या प्रयोग हो जाएगा? व्हाई। फिर जो जानवर के लिए, कुछ पुस्तकों में मैंने देखा व्हिच लिखा, कुछ विद्वान इसको व्हिच भी सही मानते हैं और हु भी सही मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा वाक्य उसकी सिचुएशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आप चैप्टर्स देखें, अगर टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें हु भी लगा हुआ है, कहीं कहीं जानवरों के लिए हु भी लगा हुआ है और व्हिच भी लगा हुआ है।
हाँ, ये सिंटैक्स में हमारे बहुत काम आएंगे। ऑल, एनी, नथिंग, नन के बाद ये जो लगाना है तो क्या लगेगा, दैट। हालांकि ये सेंटेंस हो सकता है कनेक्ट करने में नहीं काम आए, लेकिन सिंटैक्स में बहुत काम आएगा। ऑल, एनी, नथिंग, नन के बाद जो लगता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, दैट। हु यदि कौन लगा है, मान लीजिए लिखा है ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो तुमको परेशान करता है, हु इज द पर्सन, ठीक है। हु, दोबारा हु नहीं करेंगे, हु इज द पर्सन दैट ट्रबल्स यू, ठीक है। कौन के बाद अगर जो लगाना है तो दैट लगाएंगे। व्हाट माने क्या, ऐसी कौन क्या प्रॉब्लम है जो तुमको, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज इट विच डिस्टर्ब्स यू सो मच, गलत हो जाएगा। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, तो क्या आ जाएगा, हु और व्हाट के बाद जो लगाना है तो दैट लगेगा। सच के बाद जो लगाना है तो लगेगा एज। जैसे ऐसे बच्चों से दूर रहो, सच का मतलब ऐसे, ऐसे बच्चों से दूर रहो जो नशा करते हैं। अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट, एज स्मोक, एज वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय नष्ट करते हैं, तो जो के लिए क्या लग जाएगा, एज। अब इन पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कभी व्यक्ति लगा होगा तो आपको क्या होगा, एक तरफ अगर नाम होगा तो दूसरी तरफ उसके लिए क्या लगा होगा, कोई प्रोनाउन लगा हो सकता है वही नाम हो। वस्तु के लिए क्या होगा, अगर एक तरफ वस्तु दी हुई तो उसके लिए क्या लगा होगा, या तो दूसरी तरफ दिस लगा होगा, या क्या लगा होगा, इट लगा होगा, या हो सकता है वही वस्तु दोबारा फिर से दी हुई है। फिर यहाँ पे आपको बता दें, हियर, जब हेयर का जिक्र होगा तो ज़्यादातर हियर लिखा हो सकता है या देयर लिखा हो सकता है। व्हेन की बात आएगी तो आपको टाइम शब्द लिखा होगा। इसके लिए क्या हिंट होगी आपके पास, रीजन शब्द लिया होगा। ये सब चीज़ों से आपका हिंट हो जाएगा। अब हम आपको उदाहरण बताते हैं जिससे समझ में आता है। देखते हैं क्या लिखा है। जैसे My father will come from Delhi. मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। I do not know the time. मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो आमतौर पे भी पीछे मैंने कहा था कि दोनों वाक्यों में कॉमन हो। देखिए इसमें दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं, लेकिन है क्या, टाइम। मैंने क्या कहा आपके ऊपर, जब टाइम शब्द जिक्र हो तो आप इस पर विचार करें। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता हूँ। अगर हम कनेक्ट करें क्या, मैं वह समय नहीं जानता हूँ जिस समय मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। मैं नहीं जानता हूँ, मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट, ये सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट know the time when my father will, I do not know the time when my father will come from दिल्ली। मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। मैं आपको और उदाहरण बता देता हूँ। द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल। पेन मेरा है, यह मेज पर पड़ा हुआ है। तो हमने जो अभी तक नियम बताए थे उसमें एक हम रिकैप, अगर आप पीछे का बैक करिए वीडियो देखिए, वो मैंने क्या कहा था। देखिए कि दोनों वाक्यों में कॉमन कौन सी चीज़ है। इस वाक्य में यदि हम देखें कि इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है, पेन, द पेन, और इसे क्या है, इट लगा हुआ है। पेन, द पेन इज माइन, पेन मेरा है, इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। पेन के लिए इट लगा हुआ है, यहाँ पे पेन के लिए इट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें व्हिच का प्रयोग करना होगा। पेन मेरा है, यह मेज पर है, जो पेन मेरा है मेज पर है। लेकिन क्या है, अगर हम कहते हैं पेन इज माइन व्हिच इज ऑन द टेबल, पेन मेरा है जो मेज पर है, तो हमारा सेंटेंस अगर हम ये लिख देते हैं, लिखते हैं द पेन इज माइन व्हिच इज ऑन द टेबल। अगर हम ये सेंटेंस लिख देते तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने माइन के पड़ोस में क्या लिख दिया, व्हिच। ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि हम जिस संज्ञा के लिए लगा रहे हैं, हम अगर पेन के लिए लगा रहे हैं तो हमारा व्हिच लगना कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो ये सेंटेंस फिर हमारा बनेगा कैसे, तो इसको दो तरीके से हम बना सकते थे। ये सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस ऐसे क्या हो जाएगा, गलत। तो हम इसको सही कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। देखिए इसको हम लिखेंगे द पेन which is mine, which is mine, पेन जो मेरा है, the pen which is mine is on the table। तो हमने देखे क्या किया, हटाए कहीं से, इट को हटाया यहाँ पे, लेकिन which को हमने लगाया कहाँ पे, पेन के पड़ोस में। पेन जो मेरा है मेज पर है। अगर कह दो सर ये तो समझ में नहीं आया हमें, हम यहीं पे which लगाना चाहते थे, आप यहाँ पे लगाना चाहते थे, यहाँ पे लगाइए। इस पूरे वाक्य को हनुमान जी की तरह उठाइए और यहाँ पे उठा के फिट कर दिया के सेंटेंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेन which is on
द टेबल, द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज माइन, मेरा है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। हमने क्या किया, देखिए दोनों स्थितियों में पेन के पड़ोस में हुई लगाया दोनों, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि जिसके लिए लगा रहे हैं हमें उसके ठीक पड़ोस में लगाना चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है विल यू गिव मी द वॉच इट इज़ ऑन द टेबल, क्या आप मुझे वो घड़ी देंगे, क्या आप मुझे घड़ी देंगे, इट इज़ ऑन द टेबल, यह मेज पर है। तो हमने आपसे क्या कहा था, जुगाड़ बताया था आपको। जुगाड़ में क्या बताया था, देखिए कि कौन सी ऐसी संज्ञा है जो दोनों में है, या तो संज्ञा संज्ञा के रूप में होगी, या इधर नाउन है तो उधर क्या लगा होगा, प्रोनाउन। आप अगर इसमें देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, वॉच। जुगाड़ आपका बहुत काम आएगा, ठीक। वॉच यानी वस्तु, वस्तु यानी कि जो 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 क्या लगा हो जाए, विच विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे घड़ी देंगे, इट इज़ ऑन द टेबल, या मेज पर है, तो क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे वो घड़ी देंगे जो मेज पर है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे, which जो which is on the table, which is on the table, will you give me the watch which is on the table। अब यहाँ पे वाक्य शुरू था will से, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, will you give me the watch which is on the table, क्या आप मुझे वो घड़ी देंगे जो मेज पर है। फिर देखिए सेंटेंस लिखा है some people dies for some noble cause, कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं, शहीद, पैट्रियाट, देशभक्त। दे आर ऑनर्ड बाय ऑल, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, कॉमन देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, जुगाड़ आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, इधर पीपुल लगा, पीपुल के लिए लगा है क्या, दे, तो व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए लगेगा जो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु। सम पीपुल डाई सम फॉर नोबल काज, कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं, वे सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। कुछ लोग जो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं, सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। अगर हम कहते हैं सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज हु आर ऑनर्ड बाई ऑल, हु लगा दिया यहाँ पे, लेकिन देखिए तब हु लगेगा किसके पड़ोस में, क्लास की, सब नोबल कॉज होना चाहिए यहाँ पे, सम नोबल काज, इसको सही कर देते हैं, सम नोबल काज, सम नोबल काज, एडजेक्टिव क्लास से काज पहुंच गया। सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग अच्छे कार्य के लिए मर जाते हैं, दे आर ऑनर्ड बाय ऑल। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं हु, तो हमारे सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हु लगा देंगे हम काज के पड़ोस में, जबकि हु लगना था इसके पड़ोस में। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हटाओ कहीं से भी, हटाओ कहीं से भी, प्रोनाउन कहीं से भी हटाओ या नाउन कहीं से हटाओ, हमें लगाना ठीक उसके पड़ोस में है जिसके लिए हम लगा रहे हैं। तो हम हटा तो दे यहाँ से नहीं, लेकिन हु लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज, हु डाई फॉर सम नोबल काज are honored by all, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि सर अगर हम इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ला सकते थे, यहाँ पे रख सकते, क्या ये वाली स्थिति यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्या अर्थ अनर्थ हो जाएगा, सम पीपुल हु आर ऑनर्ड बाय ऑल, कुछ लोग जो सभी के द्वारा सम्मानित होते हैं वो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं, मतलब जिसका भी सम्मान हुआ मर ही जाएगा, तो अनर्थ आ जाएगा। तो हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है। सम पीपुल हु डाई, यहाँ पर हमारे लिए ये हिस्सा हु का लगा के यहाँ पे उठाकर रखने वाला उचित नहीं था। तो हम ये अगर कह देते सम पीपुल हु आर ऑनर्ड बाय ऑल, कुछ लोग जिनका सभी लोग सम्मानित करते हैं वो मर ही जाते हैं, तो गलत हो जाएगी बात ना। सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज आर ऑनर्ड बाय ऑल, कुछ लोग जो श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनका सभी लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अब ये सेंटेंस देखते हैं, अगर ये सेंटेंस हमारा क्लियर है या ये सेंटेंस हमें मालूम है तो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो हमारे एडवांस लेवल के भी सेंटेंस बन जाएंगे। ए मैन केम टू मी स्टडी, एक आदमी कल मेरे पास आया, वो अंधा था। ये अगर हम इस सेंटेंस को कहते हैं एक आदमी मेरे पास कल आया जो अंधा था। जुगाड़ में मैंने आपको क्या बताया था, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पीछे जुगाड़ लिखा था कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, दोनों में कॉमन क्या है, आदमी है। यहाँ पे आदमी के लिए लगा ही, आदमी के लिए जब ही लगा तो लगेगा क्या, जो। एक आदमी कल मेरे पास आया जो अंधा था, अगर हम यहाँ पे हु लिख देते हैं, ए मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, तो क्योंकि यहाँ पे किसके पड़ोस में हु लग गया, यस्टरडे के पड़ोस में, सेंटेंस हमारा हो गया गलत। फिर सेंटेंस कैसे करेंगे, अगर हम यस्टरडे इधर ले आए, यस्टरडे मैन केम टू मी हु वाज ब्लाइंड, कल मेरे पास एक आदमी आया जो अंधा था, तब भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मी के पड़ोस में हु आ जाएगा। यस्टरडे मैन केम टू मी हु वाज ब्लाइंड, तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अब फिर हम सही कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें हटाएं कहीं से भी, लेकिन हु लगना कहाँ चाहिए, ये मैन के पड़ोस में लगना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ए मैन
अ मैन हु केम टू मी, हु केम टू मी यस्टरडे। इसमें हमें यस्टरडे को हटाने की ज़रूरत नहीं। ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी जो कल मेरे पास आया, वाज ब्लाइंड, अंधा था। हम इस सेंटेंस को इसमें हम उठा पटक कर सकते हैं, जैसे इसमें की थी, क्या कर सकते थे, ए मैन हु वाज ब्लाइंड, एक आदमी जो अंधा था, केम आया, केम टू मी यस्टरडे, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास एक आदमी जो अंधा था कल मेरे पास आया। और आपको उदाहरण बता देते हैं, अभी मैंने 2-3-4 वाक्य आपको बताए, उदाहरण समझाए, अभी और वाक्यों की ज़रूरत है क्योंकि इतने वाक्यों से काम नहीं चलेगा। मैं और आपको उदाहरण बताता हूँ, और उदाहरण देख लेते हैं। अवॉइड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से बचो, दे वेस्ट देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, किन विद्यार्थियों से बचने की बात हो रही, उन विद्यार्थियों से जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो हम इस सेंटेंस का अर्थ जब हिंदी में निकालेंगे तो ऐसे विद्यार्थियों से बचो जो अपना समय नष्ट करते हैं। अगर हम ऐसे विद्यार्थियों का जिक्र करेंगे तो हमें सच का प्रयोग करना होगा। सच के बाद जो कि अंग्रेजी व्यक्ति भी हो तब भी हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज। तो सेंटेंस बनेगा अवॉइड सच स्टूडेंट्स, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, ऐसे विद्यार्थियों से बचो जो अपना समय नष्ट करते हैं। अगर हम इसको हु का प्रयोग करते तो हमें क्या, देखिए एक म्यान में दो तलवारें, अगर सच लग गया है तो हु नहीं लगेगा, या तो हम सच को हटा देते तो अवॉइड द स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, ऐसे विद्यार्थियों से बचो जो, तब भी अर्थ वही निकलेगा, उन विद्यार्थियों से बचो जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो हम सच का प्रयोग न करते तो करते अवॉइड द स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, अवॉइड द स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, तो हम सच का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऐसे सेंटेंस को हमें सच और एज के द्वारा ही बनाना चाहिए। फिर क्या लिखा है, द थीफ स्टोल माई हॉर्स, ही इज इन प्रिजन नाउ, चोर ने मेरा घोड़ा चुराया, वह कैद में है। कैद में कौन है, अगर हम हु लगा दें कि, पहली बात हमने कहा था दोनों में कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, थीफ है, इधर थीफ के लिए क्या लगा हुआ, ही, ठीक। अब मन में एक आ सकता है कि घोड़े के लिए भी ही लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हु लगा देंगे, द थीफ स्टोल माई हॉर्स हु इज इन प्रिजन नाउ, तो कैद में कौन हो जाएगा, घोड़ा, जबकि कैद में कौन हो गया है, चोर। तो क्या हो जाएगा, द थीफ हु स्टोल माई हॉर्स, हमने ही हटाया यहाँ से, लेकिन हु कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, हु हमने लगाया कहाँ पे, हु थीफ के लिए। द थीफ हु स्टोल माई हॉर्स, चोर जिसने मेरा घोड़ा चुराया, इज इन प्रिजन नाउ, अब वह जेल में है। चोर जिसने मेरा घोड़ा चुराया अब जेल में है। अब मन में एक आ सकता कि क्या सर हम इस सेंटेंस को यहाँ पे ला सकते थे, द थीफ हु इज इन प्रिजन नाउ, चोर जो अभी जेल में है उसने मेरा घोड़ा चुराया। हाँ हो सकता है हम लिख सकते थे द थीफ हु इज इन प्रिजन नाउ, जो जेल में है उसी ने मेरा घोड़ा चुराया था। द थीफ हु इज इन प्रिजन नाउ स्टोल माई हॉर्स। लेकिन अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सेंटेंस मिल रहा है तो हमें उस रास्ते को पकड़ना चाहिए। ध्यान रखना है, हटाओ कहीं से भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हटाओ कहीं से भी, लगाओ उसके पड़ोस में जिसके लिए लगा रहे हो। हटाया ही यहाँ से, लेकिन लगाया कहाँ पे, यहाँ पे। आई वेंट टू लखनऊ, मैं लखनऊ गया। आई सा द जू देयर, आई सा द जू देयर, मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा। अब यहाँ पे एक हमारी जो जुगाड़ थी उसमें क्या था कि दोनों में कॉमन क्या है, आई भी है और लखनऊ भी है, ठीक। जब दोनों में दो दो चीज़ें कॉमन मिले तो आप एक चीज़ समझ लो, जब दोनों में दो दो चीज़ें कॉमन मिले तो आप उसको वरीयता जो है जिसके लिए, जिसमें क्या हो, एक जगह नाउन लगा हो जिसके लिए प्रोनाउन, दोनों तरफ पीपी, अगर दोनों तरफ प्रोनाउन हो तो उसको वरीयता मत दो। एक वरीयता क्या देनी, अगर एक तरफ नाउन है दूसरी तरफ उसके लिए क्या लगा, प्रोनाउन। लखनऊ के लिए क्या लगा हुआ है, देयर। और जब हियर देयर लगता है तो क्या बताया था मैंने आपको, हिंट बताई थी, क्या हो जाएगा, वेयर। आई वेंट टू लखनऊ, आई सा द जू देयर, मैं लखनऊ गया, मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा। मैं लखनऊ गया जहाँ मैंने चिड़ियाघर देखा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू लखनऊ, वेयर, जहाँ, आई सा, वेयर आई सा, वेयर आई सा द जू, जहाँ मैंने चिड़ियाघर देखा। मैं लखनऊ गया जहाँ मैंने चिड़ियाघर देखा। फिर क्या कहता है, प्रियम एंड प्रतीक फाट, प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की, प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था रीजन लिखा हो व्हाई पे आइए, टाइम लिखा हो व्हेन पे आइए, हियर देयर लिखा है व्हेयर पे आइए। प्रियम एंड प्रतीक फाट, प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो मैं वह कारण जानना चाहता हूँ जिस लिए प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वांट टू नो
द रीज़न, मैं वह कारण जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न व्हाई, जिसलिए, मैं वह कारण जानना चाहता हूँ जिसलिए। व्हाई प्रियम एंड प्रतीक फॉट, व्हाई प्रियम एंड प्रतीक फॉट, जिसलिए प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की। ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, व्हाई प्रियम एंड प्रतीक फॉट। फिर अगर एक चीज़ बता दें यहीं पे, अगर हम इस रीजन शब्द का जिक्र ना करते तब भी हमारा कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन क्या होता है वो नाउन क्लास में होता है। इसके विषय में मैंने आपको डिटेल में नाउन क्लास वाले क्लास में बताया था कि रीजन नहीं लगाएंगे तब भी ये नाउन क्लास, तब अर्थ क्या निकलेगा, मैं कारण जानना चाहता हूँ कि प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई क्योंकि। लेकिन अगर की वाला अर्थ में जाएंगे तो नाउन क्लास में जाएंगे। रीजन शब्द का उल्लेख कर दिया तो जिस कारण हो जाएगा, आई वॉन्ट टू नो द रीजन व्हाई प्रियम प्रतीक फॉट, मैं कारण जानना चाहता हूँ जिसलिए प्रियम और प्रतीक ने लड़ाई की। फिर क्या कहता है, हरी विल गो टू कानपुर, हरी कानपुर जाएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैंने आपसे कहा रीजन है व्हाई पे जाइए, हियर देयर है वेयर पे जाइए, टाइम है व्हेन पे आइए, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। व्हेन, जब। व्हेन हरी विल गो टू कानपुर, व्हेन हरी विल गो टू कानपुर, जब हरी कानपुर जाएगा, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। फिर सेंटेंस लिखा है, ही ओन्स ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट, बच्चे इससे डरते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, थ्योरी हमारा जुगाड़ सब जगह काम आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ही नहीं है, डॉग है। डॉग के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ था, इट। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं, जैसे कुत्ते के लिए जानवर है तो हम विच भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं। सेंटेंस उधर से बनेगा, क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग। अब ये इट नहीं लिखेंगे, इट पहले तब लगाया क्योंकि डॉग पहले लग गया था। अब अगर पहले ही हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो पहले प्रोनाउन लगे नहीं लगा देंगे, सीधे नाउन लगाएंगे तब प्रोनाउन लगेगा। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग व्हिच ही ओन्स, जिसका वह मालिक है। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग व्हिच ही ओन्स। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास संपन्न हुआ। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अगर कमेंट में लिखेंगे या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जैसा मैंने आपको नंबर दिया हुआ। अगर कोई विशेष समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही, कोई वाक्य आपका पर्टिकुलर फंस रहा है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। देर सवेर मैं देखकर उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आप ये क्लास करते रहिए। मैंने क्या कहा कि थोड़ा समय लगेगा इन क्लासेस के लिए, बहुत जल्दी एक झटके में नहीं हो सकता कि मैं शार्ट कोई बनाऊँ और बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, थोड़ा समय लगेगा। डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको भविष्य के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।